बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर में एक जज की बेटी रोज मेरी गोल्ड की दुकान पर आती। उसे सोने की चेन और कंगन खरीदने का बहुत शौक था। वो अदाएं दिखा दिखा कर बातें करती। उस लड़की का दीवाना होकर उसे मुफ्त चीजें देने लगा। एक रोज मैंने नंबर मांगा तो वो मुझे थप्पड़ मारकर चली गई। अब मैंने हर हाल में उससे बदला लेना था, मगर बीच में मेरे भाई की शादी आ गई। मगर जब मेरी नजर भाभी पर पड़ी तो मेरा दिमाग चकरा गया। ये तो वही लड़की थी जिसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था। मेरा तो खून खौल उठा। मैंने बदला लेने के लिए रात को भाई के कमरे में, मेरा नाम शकील है, लाहौर गोल्ड मार्केट में मेरी बहुत बड़ी दुकान है। मेरे पास सोने के महंगे से महंगे और हर तरह के जेवरात पाए जाते हैं। एक रोज मेरा एक दुकानदार दोस्त मेरी दुकान पर खड़ा था कि अचानक दूर से एक खूबसूरत लड़की आती दिखाई। मैं अमूमन लड़कियों में दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन यासिर ने इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बड़ी राजदारी से मेरे कान में सरगोशी, सुनो, इस लड़की से बच कर रहना। इसके बारे में एक ऐसी बात मशहूर है कि जिससे तुम जान लो तो कानों का हाथ लगा लोगे। मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि इसे अपनी दुकान में घुसने भी न देना। ये तुम्हें अच्छी कीमत भी नहीं अदा करेगी और अपनी अदाएं दिखाकर मुफ्त ही गोल्ड की चीजें लेकर चली जाए। तुम जरा सीधे साधे हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। जबकि मुझे उसकी बात पर तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर इस लड़की के बारे में ऐसी क्या मशहूर बात है कि यासिर मुझे इससे दूर रहने का कह रहा है। इतना कहकर वो मेरी दुकान से चला गया और वो लड़की दुकान में दाखिल हो गई। यासिर की बातें मेरी जहन में गूंज रही थी। मैंने देखा तो लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। इतना हसीन चेहरा मैंने आज से पहले नहीं देखा था। मैंने देखा वो अपनी मोटी मोटी आंखें दुकान के चारों कोनों में घुमाकर देखती और साथ ही साथ मुझसे चीजों की कीमत पूछती। मैं उसकी अदा देखकर ये समझ गया था कि यासिर ने इस लड़की के बारे में जो कहा था वो तकरीबन 50% तो सच ही है। सो मैं मुहतात होकर खड़ा हो गया। मुझे लग रहा था जैसे वो मेरी दुकान से मेरे होते हुए कोई चीज चुरा कर ले जाएगी। यासिर की बातें ही इतनी खतरनाक थी कि लड़की ने जब देखा कि मैं उसे सर से पांव तक घूर रहा हूँ तो वो चिढ़कर बोली, ऐसे क्या बेशर्मों की तरह देख रहे हो? क्या कभी तुमने कोई लड़की नहीं देखी जो यूं दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे हो? उसने इस कदर ऊंची आवाज में कहा तो मैं चौंक कर उसे देखा। वाकई मैंने उसे नामुनासिब तरीके से देख रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भला मैं उसके बारे में जो भी सोचूं, लेकिन मुझे अपने रवैये से उसे इज्जत देनी थी। फिर वो मुझसे खुद ही 2-4 गिले शिकवे करती। दुकान से बाहर निकल गई। तुम जैसे गवार लोगों की दुकान में तो आना ही नहीं चाहिए। न जाने कहाँ से उठकर आ जाते हो। औरतों की इज्जत करना भी नहीं आती। मैं इस कदर शर्मिंदा था कि उसे रोक भी नहीं पाया। वो मुझे बातें सुनाती हुई चली गई और मैं सोचता रह गया। उसके जाते ही मुझे एहसास-ए निदामत सताने लगी। फिर यासिर की बात याद आई। उसने तो कहा था कि ये लड़की बहुत तेज है। उसके बारे में पूरे बाजार में कोई बात मशहूर है। मैंने सोचा क्यों ना मैं यासिर से ही ये बात पूछ लूं। हो सकता है कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही हो और उस लड़की के जाने पर मुझे शुक्र करना चाहिए। जोहर का वक्त हो रहा था। उस वक्त हम सभी दुकानदार खाना खा रहे थे। हम सब लोग घर से खाना लाते। बाहर का खाना खा खा कर हम लोग बीमार रहने लगे थे। एक दिन यासिर खाना लाता, बाकी दिन दूसरे दुकानदार लाते, यानी कि एक दुकानदार का नंबर आता था। यूं एक घर से हफ्ते में एक दिन खाना आता। आज यासिर की दुकान पर खाना खाने भी जाना था। मैं दुकान मुलाजमों के हवाले करके यासिर की तरफ चल दिया, लेकिन ये जानकर मुझे सख्त हैरत हुई कि आज यासिर की दुकान पर कोई खाना नहीं खा रहा था, बल्कि वो अकेला ही खड़ा था और उसके सामने काउंटर पर वही लड़की बाजू जमाए खड़ी थी जो थोड़ी देर पहले मेरी दुकान पर आकर मुझसे बदतमीजी कर गई। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई और सबसे ज्यादा हैरत तो मुझे इस बात पर हुई कि यासिर भी उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। ज्यादा मामले को जानने के लिए मैं छुप कर खड़ा हो गया। यासिर का रवैया मुझे हैरान कर देने वाला था। वो तो इसे मुफ्त चीजें भी पकड़ाई जा रहा था, जबकि मुझसे उसने कहा था कि इस लड़की से दूर रहना। यासिर की सारी चाल समझकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा उसकी दुकान के अंदर गया। यासिर, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मुझे देखकर यकदम बुखला गया। तुमने तो मुझे कहा था कि ये लड़की चोरनी है। इसके बारे में बाजार में बहुत सी बातें मशहूर हैं
और खुद तुम इस लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहे हो। मेरी बात सुनकर वो लड़की आग भगोला होगी। मिस्टर, तुम्हारा मसला क्या है? मैं तुम्हारी दुकान में आई तो तूने मुझे सर से पाँव तक घूरना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारा रवैया बहुत अजीब लगा। मैं वहाँ से बाहर निकल आई और अब तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हो। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊं तुम यहाँ से चले जाओ। वो लड़की ये बातें कर रही थी कि 3-4 आदमी दुकान में दाखिल हो गए। ये हमारी मार्केट के लोग थे। मेरी भी इनसे सलाम दुआ थी कि सब लोग शायद खाना खाने आए थे। इस लड़की ने सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी और यासिर ने इस लड़की से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप तमाशा देखता रहा, जबकि वो लोग भी लड़की की बातें सुनकर मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया और शर्मिंदगी भी महसूस हुई। सबको वजाहतें देने से अच्छा था कि मैं इस दुकान से निकल आता, और मैंने ऐसा ही किया। अब उस लड़की को कहीं ये न लगे कि मैं उसके पीछा करते करते यासिर की दुकान तक आ गया हूँ। मैं जल्दी से वापस अपनी दुकान पर आ गया। मेरी गैरत ने गवारा ही नहीं किया कि मैं मजीद इस लड़की से बहस करूं। वहाँ सब लोग यही समझ रहे थे। मेरी जहन में उस लड़की के लिए अब कोई बात नहीं थी। उस लड़की के बारे में यासिर ने मुझे भड़काया, न जाने क्यों था। अगले दिन तक मैं ये बात भूल गया, लेकिन फिर वही हसीना मेरी दुकान में दाखिल हुई तो कल वाले वाकयात मेरी जहन में किसी फिल्म की तरह चलने लगे। अब मेरा मुहतात रवैया था। मैंने अपनी नजरें झुका ली। कल की तरह मैं इससे बदसलूकी नहीं करना चाहता था। वो भी मुझसे हंसकर बात करने लगी। मुझे तुम्हें सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ कहा। बस मैं जरा गुस्से की तेज हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में गलत फहमी हुई थी। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। लड़की बहुत तेज मालूम होती थी। उसने फौरन ही बातों का सिलसिला शुरू कर दिया और मुझे एक लफ्ज भी ना मुंह से निकालने दिया। मैं उसकी बातें सुनता रहा। उसकी बातों में एक अजीब ही सहर था। कहने लगी, यासिर को मुझसे कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि वो तो कब से मेरे पीछे पड़ा है। 8 महीने हो गए हैं वो मेरे घर मेरा रिश्ता भिजवा रहा है। लेकिन तुम तो जानते हो, जो मर्द खुद औरत के पीछे आता है, औरत के दिल में उसकी कदर कम हो जाती है। मुझे तुम जैसा ही कोई शरीफ इंसान चाहिए। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। उसने मेरे ऊपर तो हैरत के पहाड़ तोड़ दिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी हसीन लड़की मेरी तारीफ कर सकती है। फिर वो मुझसे सोने की चेन खरीद कर चली गई। मैं तो पूरा दिन उसके ख्यालों में गुम रहा। मुझ जैसे लड़के को आजकल के दौर में इतनी खूबसूरत लड़की का रिश्ता मिलना कोई आम बात नहीं थी। मैं अगले दिन इसका इंतजार करने लगा। सारा दिन उससे शादी के ख्वाब देखता रहा। शाम को घर गया तो अम्मा की गोद में लेटकर हमेशा की तरह बातें करते करते मैंने उनके दिल में ये बात डाल दी कि अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। वैसे भी मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी शादी न करने की कोई वजह नहीं रही जो अम्मा मुझे इस बात से मना करती। अम्मा ने खुश दिली से कहा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया। नहीं अम्मा, लड़की तो मैंने ढूंढी है, बस आप ये कहें कि उनके घर कब जाना है। अम्मा मेरा माथा चूमते हुए बोली, बस बेटा, तेरा बड़े भाई डॉक्टर की शादी कर दूं, उसके बाद मैं तेरा घर बसाऊंगी और चांद सी बहू लाऊंगी। फिर तो जिस लड़की पर हाथ रखेगा मैं उसे ही बहू बनाऊंगी। अम्मा की बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। अब मैं अगले दिन का इंतजार करने लगा कि वो कब आए और मैं उससे बात करूं। मैंने अम्मा से भी बात कर ली थी। अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं थी। अगले दिन वो खिलखिलाती हुई मेरी दुकान पर आई तो मैंने अपना दिल खुली किताब की तरह उसके सामने रख दिया। मेरी बातें सुनकर वो तंजिया हंसी, मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम एक दुकानदार हो। मैंने सिर्फ तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए कहा था ताकि तुम इस दिन की बात पर अपना दिल खराब ना कर लो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे शादी ही कर लूं। अब अगर तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो किसी डॉक्टर या अपने बाप की तरह किसी जज से शादी करूं। वो इस अंदाज में बोली जैसे मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और फिर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं तो हैरान ही रह गया कि औरत के भी कितने रूप होते हैं। दुकान में चंद ग्राहक खड़े थे। अब मेरी बेइज्जती होने को थी। मैंने उस लड़की को दुकान से जाने का कहा, लेकिन वो तो जैसे पीछे हटने वालों में से थी ही नहीं। उसने 2-4 लोगों को और भी इकट्ठा कर लिया। पूरे बाजार में मेरा तमाशा लग गया। 4 लोगों के सामने मैं बदनाम हो गया और मेरी बेइज्जती इतनी हुई कि जिसका मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। मेरा नदामत से सर झुका मुझे मुजरिम साबित कर रहा था। वो लड़की मेरी दुकान से दनदनाती हुई चली गई। मेरा दिल पहले तो किरची किरची हो चुका था, बाकी कसर लोगों के तंजिया निगाहों ने पूरी कर दी।
मेरे दिल से सारी मोहब्बत के जज्बात खत्म हो चुके थे। अब नफरत ने जगह ले ली, लेकिन मैं इस लड़की को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। उसने भरे बाजार में मेरी बेइज्जती की थी। मैं कैसे बर्दाश्त करता कि वो मेरी साख बर्बाद कर दे और फिर उसका अजाला भी ना करे, जबकि ये सब कुछ पेशे रफ्त उसी की तरफ से। मेरे दिल में ठान ली कि मैं उस लड़की से बदला लेकर रहूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि और ना ही मेरे पास उसका पता था। यासिर को उसके बारे में जो भी मालूमात थी अब वही वाहिद सीधा रास्ता था, लेकिन उससे मेरी लड़ाई हो चुकी थी। अब उससे वापस बात करना मुश्किल था। 2 दिन बाद यासिर खुद ही मेरी दुकान पर आ गया। बातों बातों में उसने खुद ही बता दिया कि वो लड़की इसी शहर में रहती है और एक जज साहब की बेटी है, मगर वो लड़की शरारती किस्म की है। उसकी वजह से पहले भी कई लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। जहाँ जाती है लोगों को ऐसा लड़वाती है कि वो दोबारा एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते। मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी। दिल में ठान लिया कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा और इससे सारी बदतमीजी का बदला अपनी बेरुखी की सूरत में लूंगा। पूरा दिन घर में बंद रहेगी तो होश ठिकाने आ जाएंगी, कभी किसी से बदतमीजी करने का सोचेगी भी नहीं और खूबसूरती और इन अदाओं को तो भूल ही जाएगी। फिर ऐसी लड़की से शादी भी कौन करता है। यकीनन मुझे जल्दी नहीं थी। मैंने अम्मा से पहले ही बात कर रखी थी। अम्मा मेरे बड़े भाई जो दिल के डॉक्टर थे और बाहर के मुल्क से पढ़कर आए थे, अम्मा उनकी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी, इसीलिए उन्होंने मेरी बात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। कहने लगी, एक बार भाई की शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारा भी बंदोबस्त करती हूँ। अब मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगा जब वो दुल्हन बनकर मेरे घर आए और मैं उसे उसकी औकात याद दिला दूं। एक यही तरीका था कि मैं उसे नीचा दिखा सकता था। मैं अच्छा खासा दौलतमंद था। उसके माँ बाप इस रिश्ते के लिए कभी भी इनकार नहीं करेंगे। भाई की शादी में 2 दिन रह गए थे। ये रिश्ता अम्मा ने तय किया और मैंने अपनी भाभी को नहीं देखा था। 2 दिन बाद हम भैया की बारात लेकर गए। मैं इस बारात की खुशी में अपने सारे गम भूल गया। शादी में तकरीबन मेरे 40 के करीब दोस्त भी शामिल हुए थे। हमने खूब हल्ला गुल्ला किया। औरतें शादी के बाद रस्मों में मसरूफ हो गई, मर्द अपनी बातों में मगन थे। सुबह हुई तो तकरीबन सभी मेहमान जा चुके थे, सिर्फ हम घर वाले रह गए। अब वलीमे की तैयारी करनी थी। अम्मा ने बड़े से मेज पर नाश्ता लगा दिया। मैं भी बैठा ही था कि इतने में भैया और भाभी ऊपर वाले कमरे से आ गए। भाभी के चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे तो जैसे पांव तले जमीन निकल गई। मेरी भाभी कोई और नहीं बल्कि वही दुकान वाली लड़की थी जिससे मैंने बदला लेने की ठान ली थी और अम्मा को इसका रिश्ता मांगने के लिए भी कहा था। लेकिन न जाने अम्मा से क्या भूल होगी कि उन्होंने मेरे बजाय मेरे भाई का रिश्ता इस लड़की से कर दिया और वो भाभी बनकर मेरे ही घर में मेरे सामने खड़ी थी। मेरा तो उसे देखकर खून खोलने लगा। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने नजरें चुरा ली, गोया वो भी इस बात की गवाह थी कि मेरे और उसके दरमियान जो मुख्तसर बातचीत हुई थी उसके बाद हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे थे। मेरे भैया पढ़े लिखे थे। मैं उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जिससे मेरा तासुर उनकी नजर में खराब हो। अब वो इस घर में आ ही गई है तो मैं भैया के साथ अपना मामला क्यों खराब करता। मैंने दिल में ठान ली कि अब मैं इसे इस घर से निकलवा कर रहूंगा। मैंने अपने दिल के अंदर छुपे वहशी दरिंदे से कहा कि मैं इसे बदतमीजी करने की सजा में अच्छी तरह दूंगा। ये सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगी। मैं अपने ही दिल में मंसूबे बनाने लगा। पहले सोचा कि घर के कामों में रुकावट डालकर मदीहा को अम्मी की नजर में गिरा दूं, लेकिन फिर ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। घरेलू सियासत में मेरे लिए हिस्सा लेना मुश्किल बात। मुझे इन चालों का नहीं पता था। मैंने एक और मंसूबा बनाया जिसके लिए मैंने यासिर से मशवरा किया। वो कहने लगा, तुम्हारा भाई वैसे तो पढ़ा लिखा है, वो अपनी बीवी को हद से ज्यादा शरीफ समझता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसने किस बला से शादी कर ली। तुम चाहो तो आराम से अपनी भाभी की माजी के बारे में अपने भाई को बताकर उसे घर से निकलवा सकते हो। उसने गली के चंद लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत खराब की थी ना, तो तुम अगर उससे उस घर से एक बार भी जलील करके निकलवा दो तो तुम उससे बड़ी जीत और क्या होगी। यासिर की बातों में आकर मैंने अपनी भाभी के खिलाफ सोचना शुरू कर दिया। अम्मी तो अपनी बहू पर जान निछावर करती थी, जबकि मदीहा भी शादी के बाद काफी सुधर गई थी। वो ना ही बाजार जाती और किसी से फालतू बातचीत ना करती, मगर मैंने ठान ली थी कि अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा जो शादी से पहले उसने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। मैंने अपने दोस्त यासिर की मदद से पूरा मंसूबा तैयार कर लिया। अगले दिन सोची समझी स्कीम के तहत मैंने भाभी का मोबाइल फोन टेबल के पास रखा और अनजान बनकर खाना खाने में मसरूफ हो गया।
थोड़ी ही देर गुजरी थी कि भाभी का फोन बजने लगा। मैंने सबके सामने भाभी का फोन अटेंड किया और लाउड स्पीकर पर कर दिया। घर के सभी लोग सुन रहे थे, जबकि मुखालिफ सिम से कोई आदमी बोल रहा था, जो भाभी का नाम लेकर इन्हें कह रहा था कि तुमने मुझसे कई दिन से बात नहीं की। शादी से पहले तो मुझे रोज मिलने आती थी, हम होटलों में जाते थे, खूब एंजॉय करते थे। अब मुझे क्यों भूल गई हो? मैं तुम्हारी याद में पागल हो रहा हूँ और तुम हो कि मुझे नजरअंदाज कर रही हो। जब ये बात भैया और अम्मा ने सुनी तो वो भाभी को अजीब नजरों से देखने लगे, जबकि मैं फातिहाना निगाहों से भाभी को देख रहा था। भैया पहले तो खामोश बैठे रहे, फिर यकदम उठ गए और भाभी से पूछने लगे, ये कौन है जिससे तुम दिन भर बातें करती रहती हो और शादी से पहले मिलती भी रही हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? मेरी एक एक हरकत पर नजर रहती है। तुम्हारे माजी के किस्से मुझे सब मालूम है। अब इससे साबित होता है कि तुम एक बदकिरदार औरत हो। तुम्हें मेरे घर में रहने का कोई हक नहीं। निकल जाओ यहाँ से। भाभी भैया के सामने गिड़गिड़ाने लगी। वो कह रही थी कि ये कोई रॉन्ग कॉल थी और इस आदमी को वो नहीं जानती, लेकिन भैया ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और फिर हमारी लाख मिन्नतों के बावजूद भैया ने भाभी को तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। अम्मा भी कहती रह गई तुम्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन भैया के अंदर इतना जहर भर चुका था कि उन्होंने उस फोन कॉल पर यकीन करके भाभी को घर से निकाल दिया, जबकि ये कॉल मेरी शरारत थी। इसके बाद मैं पछतावे की आग में जलने लगा। मैंने सोचा नहीं था कि भाई इतना सख्त रद्द अमल देंगे। मैंने तो यासिर के कहने पर भाभी को सबक सिखाने के लिए हल्की सी कोशिश की थी, लेकिन मेरे भाई ने तो अपना घर ही उजाड़ दिया। अब मैं खुद को अपना मुजरिम समझता था और आज तक अपनी बीवी के साथ खुश नहीं रह सका। अम्मा ने इस हादसे के बाद भैया की दोबारा शादी कर दी, जबकि मैं शादी के लिए राजी ना था। कुछ अरसे बाद अम्मा ने अपनी भांजी से मेरी शादी कर दी। मैं अपनी जिंदगी में बज़ाहिर पुरसुकून रहा, लेकिन आज तक मैं अपने आप को माफ नहीं कर सका, क्योंकि मैंने एक औरत पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बेघर कर दिया था। उसने जो गलती की थी ये सजा उसके लिए बहुत बड़ी थी। अब मैं हर वक्त अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि मैं 2 बेटियों का बाप बन चुका हूँ और मैं मकाफाते अमल से बहुत डरता हूँ।